स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जब हम किसी इंटरनेशनल इशू को एनालाइज करते हैं तो 3 डायमेंशन में उसका एनालिसिस जो है वो किया जाता है। जो पहला डायमेंशन आता है वो आता है आपकी जियोपॉलिटिक्स का, दूसरा डायमेंशन आता है हिस्ट्री का और तीसरा डायमेंशन आता है कल्चर का। और इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर इशू है, चाहे वो जनरल स्टडीज पेपर सेकंड के अंदर डिस्कस किया जाए, चाहे वो जनरल स्टडीज पेपर थर्ड के अंदर डिस्कस किया जाए, तो दोनों के अंदर ये तीनों डायमेंशंस जो है वो खोलने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और रिसेंटली क्योंकि बीजिंग ने जो है वो एक बात कही है कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर इशू है वो आपके पास अभी समय लेगा, ये इतनी जल्दी रिजॉल्व होने वाला इशू नहीं है। तो हम बेसिकली इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो सेशन के अंदर हम इस मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं कि इस मुद्दे की हिस्ट्री क्या है, ये मुद्दा जो है वो जियोपॉलिटिक्स से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और फिर उसके बाद एक कल्चरल एंगल जो है वो हम खोलेंगे। तो बेसिकली चलिए शुरू करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, द GS फाउंडेशन P2I बैचेस दे आर लाइव, और ये इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर, तीनों के अंदर जो है वो अवेलेबल रहेंगे। और आप ADS लाइव कोड जो है वो यूज कर सकते हैं टू गेट दी बेनिफिट्स। और उसी के साथ साथ जो एंथ्रोपोलॉजी के बैचेस हैं, जो प्रतिज्ञा बैच है एंथ्रोपोलॉजी का, वो भी जो है वो लाइव है। अगेन आप जो है वो कोड यूज कर सकते हैं द ADS लाइव, और आप जो है वो डिस्काउंट ले सकते हैं। और अब बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या सवाल जो है वो इस मुद्दे में से पूछे जा सकते हैं। जो जनरल स्टडीज पेपर सेकंड है उसमें ये सवाल जो है वो पूछा जा सकता है, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो LAC है, इट इज लेस अ बाउंड्री मोर अ बैटल ग्राउंड ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, इसको डिस्कस करना है। फिर उसके बाद एग्जामिन द रोल ऑफ शिमला कन्वेंशन, वो जो है वो पूछा जा सकता है कि कैसे जो है वो इसने जो लीगैलिटी है और जो डिप्लोमेटिक डायमेंशंस हैं उसको शेप किया है जो इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके अंदर। और उसी के बाद जो आपके पास BRI है, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, और जो इंडिया का क्वाड के साथ इन्वॉल्वमेंट है, तो आपके पास ये जो रीजनल डायनेमिक्स हैं उनको कैसे शेप कर रहा है। तो इन डायमेंशन में से जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है जनरल स्टडीज पेपर थर्ड की, जिसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट आ जाता है। तो उसके अंदर अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल है इस कंफ्लिक्ट के अंदर, उस डायमेंशन से जो है वो सवाल पूछा जा सकता है। तो बेसिकली ये जो मुद्दा है वो आपका जनरल स्टडीज पेपर सेकंड के अंदर भी रिलेटेड है और जनरल स्टडीज पेपर थर्ड के साथ भी रिलेटेड मिलता है। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो है वो हम हिस्टोरिकल डायमेंशन के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो तिब्बत को हमेशा जो है वो एक बफर स्टेट की तरह देखा जाता था। चाहे हम ब्रिटिश से पहले की बात करें तो आपके पास जो है वो कोई रिजिड बाउंड्री जो है वो नहीं हुआ करती थी। जो बाउंड्रीज थी वो बहुत ही ज्यादा फ्लूइडिक हुआ करती थी, और तिब्बत को एज इट इज जो है वो एक बाउंड्री की तरह ही देखा जाता था। चाहे हम सिख एम्पायर की बात करें तो सिख एम्पायर के अंदर भी जब आपके पास हम देखते हैं कि डोगरा और तिब्बतियन वॉर के बाद जो है वो छूसुल की संधि जो है वो की जाती है, तो उसके अंदर भी ऐसी कोई बात नहीं की जाती कि हम टेरिटरी चाहते हैं या फिर कोई रिजिड टेरिटरी चाहते हैं। उसके अंदर बेसिकली ये बात की जाती है कि ओल्ड एस्टेब्लिश्ड फ्रंटियर्स जो है वो हम मानेंगे। और इस तरह से बेसिकली हम देखते हैं कि पूरे के पूरे तिब्बतियन प्लेट्यू को जो है वो साझा रखा जाता है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास इन चीजों के अंदर एक ब्रिटिश कंसेप्ट जो है वो हम लेके आते हैं, जो कि कहता है कि आपके पास जो है वो एक प्रॉपर डिमार्केटेड बाउंड्रीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टेट सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए। बट ऑन द अदर हैंड इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो ऐसी प्रॉपरली डिमार्केटेड बाउंड्रीज जो है वो बहुत कम हुआ करती थी पहले, उसका चलन जो है वो नहीं था, जैसे हम यहां पे देखते हैं। तो बेसिकली जब आपके पास अंग्रेज आते हैं, आपके पास जो है वो सिख एम्पायर के ऊपर जो है वो उसको विक्ट्री ले ली जाती है, और उसके बाद उसी से पहले जो है वो थोड़ा टाइम पहले, 1-2 साल पहले, तिब्बत को भी अनेक्स कर लिया जाता है।
तो जब तिब्बत को अनेक्स कर लिया जाता है, यानी कि अंग्रेज हुकूमत जो है वो तिब्बत को अनेक्स कर लेती है, और उसके बाद जो है वो सिख एम्पायर को भी अनेक्स कर लिया जाता है, तो उसके बाद अंग्रेज हुकूमत ये चाहती है कि अगेन हम बाउंड्रीज को एक साइंटिफिक लाइंस के ऊपर जो है वो ड्रॉ कर लें, रिजिडिफाई कर लें। तो वो बार बार जो है वो क्वांग डायनेस्टी को, जो उस टाइम के ऊपर चाइना के अंदर हुआ करती थी, उसको न्योता भेजती है। लेकिन क्वांग डायनेस्टी जो है वो ज्यादा इस पछड़े में जो है वो पड़ना नहीं चाहती थी। तो बार बार न्योता भेजा गया, लेकिन चाइना ने जो है वो बार बार इस चीज को इग्नोर किया। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही अगेन वही अंग्रेजों की हालत कि आपके पास जो है वो हमें तो एक प्रॉपर लाइन चाहिए, प्रॉपर बाउंड्री चाहिए। तो उस प्रॉपर बाउंड्री के लिए आपके पास तीन जो लाइंस हैं वो ड्रॉ की गई। पहली लाइन थी जॉनसन लाइन, जो कि 1865 के अंदर ड्रॉ की गई। फिर उसके बाद जो है वो जॉनसन और अर्धा लाइन जो है वो ड्रॉ की गई 1897 के अंदर। फिर उसके बाद जो है वो मैकडोनल्ड लाइन जो है वो ड्रॉ की गई 1899 के अंदर। लेकिन नतीजा फिर से कुछ नहीं निकलता। अगर हम जॉनसन लाइन की बात करें तो जॉनसन लाइन को बेसिकली ड्रॉ किया गया दुंगन रिवोल्ट के अराउंड। अब जो दुंगन रिवोल्ट है वो आपके पास चाइना के जिंगजैंग प्रोविंस के अंदर जो है वो होता है। और इस दुंगन रिवोल्ट के अंदर जो खासियत है वो ये देखी जाती है कि जो आपके पास क्वांग डायनेस्टी है उस टाइम के ऊपर, जो बेजिंग के अंदर रूल कर रही थी, वो जो है वो आपके पास जिंगजैंग प्रोविंस के अंदर काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। ऑलमोस्ट उसका कंट्रोल जो है वो लूज हो जाता है। और इस चीज को देखते हुए अगेन आपके पास जॉनसन जो है वो लाइन को काफी आगे तक ले जाते हैं। कुनलुन माउंटेन रेंज के तरफ जो है वो लाइन को उस तरफ जो है वो ले लिया जाता है। और चाइना जो है वो जब इन चीजों को देखता है तो अगेन उस चीज को रेटिफाई नहीं करता। फिर उसके बाद जॉनसन लाइन के बाद जो है अगेन अर्धा की लाइन आती है। जॉनसन और अर्धा जो है वो दोनों लाइन बनाते हैं। अर्धा जो है बिकॉज ही वॉज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, तो वो कहते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि जो कुनलुन माउंटेन रेंज है इसको जो है वो हम एक जो नेचुरल बाउंड्री है उसका दर्जा दे दिया जाता है। और क्योंकि कुनलुन माउंटेन रेंज है, चाइना का वहां से अटैक करना डिफिकल्ट होगा, तो हम जो है वो अपने बॉर्डर्स को बड़े अच्छे तरीके से बचा भी पाएंगे। तो ये भी जो है वो आपके पास चाइना के पास ये बात जाती है। चाइना फिर से कुछ जो है रिएक्शन नहीं देता इस चीज को। और ये लाइन इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ऊपर से जो है वो रशिया का इन्फ्लुएंस, ये बात कब की हो रही है, 1897 की बात हो रही है। तो 1897 के अंदर हम देखते हैं कि रशिया भी ऊपर से जो है वो अपना इन्फ्लुएंस दे रहा है। तो 1897 के अंदर रशिया के इन्फ्लुएंस को भी आप जो है वो टक्कर देना चाहते हैं, तो वहां पे जो है वो अर्धा कहते हैं कि बेसिकली कुनलुन माउंटेन रेंज को जो है वो नेचुरल फ्रंटियर का दर्जा दे दिया जाए। और इस तरह से अगर रशिया ऊपर से अटैक करेगा भी, हम बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। ये प्रपोजल चाइना के पास जाता है। चाइना फिर से जो है वो साइलेंट रहता है, कुछ नहीं जो है वो रेटिफाई करता इस चीज को। फिर उसके बाद इससे अगली लाइन जो है वो ड्रॉ की जाती है, द मैकडोनल्ड लाइन। तो अब मैकडोनल्ड लाइन के अंदर जो है वो क्या देखा जाता है कि बेसिकली स्काई चिन्ह को, पूरे के पूरे स्काई चिन्ह को जो है वो चाइना के कंट्रोल के अंदर जो है रख दिया जाता है। क्वेंग गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट तो करती है लेकिन फिर से रेटिफाई नहीं करती। ठीक है, तो बेसिकली अगेन परेशानी वहीं की वहीं, मुद्दा फिर से वहीं का वहीं। फिर उसके बाद आपके पास अगला एक एरा आता है, शिमला कन्वेंशन का एरा। शिमला कन्वेंशन के अंदर फॉर्मली सारी तीनों पार्टीज को बुलाया जाता है। शिमला कन्वेंशन के अंदर ग्रेट ब्रिटेन भी एक पार्टी बनता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना भी एक पार्टी बनता है, तिब्बत भी एक जो है वो पार्टी बनता है। ग्रेट ब्रिटेन जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द हेनरी मैकमोहन। इसी वजह से मैकमोहन लाइन जो है वो ड्रॉ हुई है शिमला कन्वेंशन के बाद। जो आपके पास रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो इवन चिन जो है वो आपके पास उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तिब्बत जो है वो अगेन शात्रा जो है वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तिब्बतियंस को। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है दैट स्टार्टिंग के राउंड्स में चाइना जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट तो करता है,
लेकिन जो लास्ट राउंड है उसके अंदर चाइना जो है वो फिर से अपना पार्टिसिपेशन ड्रॉप कर देता है। जो इसके अंदर की प्रपोजल आता है वो ये आता है कि तिब्बत को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा, एक होगा इनर तिब्बत, एक होगा आउटर तिब्बत। आउटर तिब्बत जो है वो अगेन एक ऑटोनॉमी जो है वो चाइना के पास रहेगी, और इनर तिब्बत की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगेन आपके पास जो है वो जो इट विल बी इन द डायरेक्ट कंट्रोल इन द अंडर द चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक को इनडायरेक्ट कंट्रोल के अंदर रख दिया ताकि तिब्बत के पास उसकी ऑटोनॉमी रहे, और दूसरे को जो है वो आपके पास चाइना की सॉवरेनिटी के अंदर जो है वो रख दिया हमने, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन। तो चाइना को ये भी प्रपोजल नहीं समझ में आया, या फिर उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। चाइना जो है वो लास्ट राउंड के अंदर अगेन ड्रॉप कर जाता है, और बेसिकली मैकमोहन लाइन जो है वो फिर भी ड्रॉ होती है। मैकमोहन लाइन के अंदर जो है वो आपके पास बेसिकली हम देखते हैं दैट देयर इज 890 किलोमीटर्स ऑफ द बाउंड्री जो कि ड्रॉ कर दी जाती है बिटवीन द तिब्बत एंड द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, और बेसिकली इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है जो कि चाइना को खटकती है वो ये है कि पूरा का पूरा जो तवांग ट्रैक है जो कि आपके पास जो है वो पूरी की पूरी जो तिब्बत की कल्चर है उसका रिप्रेजेंटेटिव है, उसको जो है वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए चाइना जो है वो ड्रॉप आउट कर जाता है, और लीगल स्टेटस अभी भी बाइलेटरल ही है, ट्रीपार्टाइट जो है वो नहीं हुआ। तो ब्रिटेन और तिब्बत के बीच में समझौता होता है जिसके अंतर्गत कि यह देखा जाता है कि आपके पास जो है वो मैकमोहन लाइन को तिब्बत ने भी एक्सेप्ट किया और आपके पास जो है वो भारत ने भी एक्सेप्ट किया। तो अब देखते हैं कि चाइना की लीगल ऑब्जेक्शंस जो है वो क्या रहते हैं। चाइना पहले तो ये बात कहता है कि अगेन तिब्बत को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और वो इस बयान के और इस बुनियाद के ऊपर ये बात करता है कि तिब्बत बेसिकली इट लैक्ड सॉवरेनिटी। ठीक है, तो वो कहता है कि बात अगर ब्रिटिश इंडिया को करनी है तो हम दोनों के अंदर बात की जाए, ये बायलेटरल समझौता होना चाहिए। तिब्बत तो हमारा ही एक स्टेट है, जैसे चाइना का रवैया अभी भी है, बार बार किसी को भी जो है वो कह देता कि आप तो हमारे स्टेट हो, वही रवैया जो है वो वहां पे भी रहता है। ऐतिहासिक तौर पे भी चाइना का वही रवैया रहा है, और कहता है कि अच्छा आपने जो हमारे स्टेट को दो पार्ट्स के अंदर कैसे डिवाइड कर दिया, इनर और आउटर जो है वो कैसे बना दिया। तो इस बेसिस के ऊपर बेसिकली हम ये देखते हैं कि चाइना जो है वो लास्ट राउंड के अंदर एकदम से ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, एंड बेसिकली अगेन हम ये देखते हैं कि शिमला कन्वेंशन की जो लीगल जो एक वैलिडिटी है वो एक बाइलेटरल एग्रीमेंट की तरह जो है वो रह जाती है, दैट इज बेसिकली वैलिड अंडर द इंटरनेशनल लॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ द चाइनाज एब्सिनेंस। ठीक है, चाइना लास्ट में जो है वो ड्रॉप कर गया, कोई बात नहीं, लेकिन तिब्बत जो है वो उस टाइम के ऊपर इट हैड द फंक्शनल गवर्नमेंट, बिल्कुल इसके पास जो है वो फंक्शनल सरकार थी, ये प्रॉपर एक स्टेट सोसाइटी बन चुका था। 1914 की अगर बात करें, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की भी बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी साफ साफ ये सारी की सारी चीजें नजर आती हैं। तिब्बत के पास अपनी आर्मी थी, तिब्बत के पास अपनी टेरिटरी थी, इसकी फंक्शनल गवर्नमेंट थी, तो ये स्टेट सोसाइटी था, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। तो आपके पास कोई भी अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो अगेन इट इज वैलिड इन ईच एंड एवरी अंडर द ईच एंड एवरी लॉ। फिर उसके बाद देश आजाद होता है। देश की जब आजादी आती है 1947 से लेके जो है वो आपके पास 50-51 के अंदर चाइना जो है वो आपके पास इसके रिगार्डिंग कुछ जो है वो हरकत नहीं दिखाता। ठीक है, कोई जो है वो आपके पास डिस्प्यूट नहीं आता है। 1951 के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है जब चाइना की जो आर्मी है वो एकदम से जो है वो तिब्बत को अनेक्स कर लेती है। पीपल लिबरेशन आर्मी बेसिकली इमीडिएटली एनेक्सेस द तिब्बत, और आपके पास जो है वो ये कह दिया जाता है कि तिब्बत जो है वो अब चाइना का एक पार्ट है।
1951 ये वही साल है जब अगेन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो सीधा सीधा इस बात के ऊपर जो है वो ये जो है वो असेंबली के अंदर भी कहते हैं कि आपके पास चाइना जो है वो जिस तरह से अपना रवैया दिखा रहा है, अग्रेशन दिखा रहा है तिब्बत के प्रति, चाइना जो है वो अगेन ये जो है वो एक चिंता का विषय है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो चलती जाती हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है वो नेहरू जी वही रवैया कि मैं जो है वो एक तीसरा पोल दुनिया के अंदर खड़ा कर दूंगा, एक नॉन अलाइनमेंट वाला पोल जो है वो मैं दुनिया के अंदर खड़ा करने वाला हूं। वही रवैया जो है वो उनका आगे हम चलता देखते हैं। तो उस रवैये के नीचे 1954, अब देखो 1951 के अंदर क्या है कि चाइना जो है वो ऑलरेडी अपने सेंटीमेंट जाहिर कर रहा है कि मैं अग्रेसिव हूं, लेकिन 1954 के अंदर हम साफ साफ ये देखते हैं कि पंचशील एग्रीमेंट जो है वो साइन किया जाता है। पंचशील एग्रीमेंट के अंदर साफ साफ जो है वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के प्रिंसिपल्स के बारे में चर्चा की जाती है, बात की जाती है। और चाइना जो है वो मैकमोहन लाइन के ऊपर कोई रवैया पेश नहीं करता, उसको रिजेक्ट नहीं करता है। इसकी ये खासियत है चाइना की, वो रिजेक्ट नहीं करेगा। और नेहरू जी उस टाइम के ऊपर वो कहते हैं कि अच्छा, जो इसका साइलेंस है वो शायद हमें ये संकेत दे रहा है कि इसने एक्सेप्ट कर लिया है मैकमोहन लाइन को। तो इस तरह से इंडिया जो है वो ये मानना शुरू कर देता है कि ठीक है, मैकमोहन लाइन का एक्सेप्टेंस हो गया। चाइना जो है वो आपके पास अगेन बार बार डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर ये कह रहा है कि मैकमोहन लाइन को हम जो है वो नहीं एक्सेप्ट करते, हम जो है वो इस चीज को नहीं मानते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 51 एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत। फिर 59 के अंदर बेसिकली जब तिब्बत के एनेक्सेशन के बाद तिब्बत के अंदर जो है वो अगेन लिबरेशन मूवमेंट्स जो है वो होनी शुरू हो जाती हैं, तो एकदम से उनके ऊपर जो है क्रैकडाउन करता है चाइना। और दलाई लामा जो है वो भाग के इंडिया के अंदर जो है वो शरण लेते हैं। भारत शरण देता है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के अंदर बहुत बड़ा तिब्बतियन डायस्पोरा जो है वो मौजूद था और देनी भी चाहिए थी। जब भारत जो है वो दलाई लामा को शरण देता है तो अगेन चाइना जो है वो कहता है कि बेसिकली आपके पास जो है वो ये तो मेरी सॉवरेनिटी के ऊपर कीचड़ उछाला है आपने, ये मेरी सॉवरेनिटी के ऊपर उल्लंघन है। और उसी वक्त हम ये देखते हैं कि चाइना और तिब्बत हाईवे जो है, जो जिंगजेंग तिब्बत हाईवे जो है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। कई सोर्सेस कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन पहले से ही शुरू हो रहा था। और इसके अंदर जो खास बात है वो ये है कि चाइना जो है वो कंस्ट्रक्शन को भारत के अंदर में से लेके जाता है, यानी कि स्काई चिन्ह वाला जो मैकमोहन लाइन वाला हिस्सा है उसको डायसेक्ट करके जो है वो अंदर की तरफ से जो है वो आपके पास जिंगजेंग प्रोविंस के अंदर जो है वो इस हाईवे को लेके जाता है। तो जब ये हाईवे कंप्लीट हो जाता है तब भारत को पता चलता है कि ये जो है वो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है वहां पे। जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो हमें पता ही नहीं चला कि वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो बेसिकली आपके पास जो है वो अगेन इस चीज को देखते हुए नेहरूवियन गवर्नमेंट, नेहरू जी की जब सरकार होती है वहां पे, तो वो फॉरवर्ड पॉलिसी का जो है वो रवैया अपनाती है कि अब जो है वो चाइना का बहुत हो गया, अब हमें जो है वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करना पड़ेगा। तो नेहरू सरकार जो है वो एक इंडियाज फॉरवर्ड पॉलिसी जो है वो बनाती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन जैसे ही वो पॉलिसी बनती है तो आपके पास जो है वो अगेन चाइना जो है वो बेसिकली चाइना के जो है वो आपके पास जाओ इनलाही जो है वो उस वक्त डिप्लोमेट होते हैं। तो वो जो है वो एक प्रपोज करते हैं दैट वी हैव दिस प्रपोजल फॉर यू, कि हम जो है वो एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो बनाते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगेन मैकमोहन लाइन से काफी ज्यादा डेविएंट थी, वो काफी ज्यादा इंडिया की सरहदों के अंदर की तरफ जो है वो आ रही थी। तो भारत का रिस्पांस जो है वो अगेन फॉरवर्ड पॉलिसी वाला ही होता है कि हम जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम ये मानते हैं कि आपके पास 1962 का जो है वो वॉर आता है, पीएलए के ऑफेंसिव्स जो है वो आते हैं। और आपके पास इसका टाइमिंग बहुत क्रूशियल है।
इसका टाइमिंग है 1962। 1962 याद कीजिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कि उस वक्त क्यूबन वॉर क्राइसिस भी जो है वो चल रहे थे। तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसका ध्यान जो है वो अगेन इस मुद्दे के ऊपर नहीं जाता है। अब इंटरनेशनल मीडिया सारा का सारा जो है वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर उलझा हुआ है, और उस वक्त जो है वो चाइनीज आर्मी जो है वो भारत के काफी अंदर तक जो है वो आ जाती है। अगर हम लद्दाख की बात करें, वेस्टर्न सेक्टर की बात करें, तो अगेन आपके पास जो है वो पूरा का पूरा जो स्काई चिन्ह है अंदर की तरफ जो है वो आपके पास आर्मी आ जाती है। और ईस्टर्न सेक्टर की बात करें, अगेन इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की तरफ जो है वो आपके पास जो है वो आर्मी आ जाती है। मैकमोहन लाइन के काफी अंदर तक जो है वो आर्मी आ जाती है, इनकी पीएलए आ जाती है। आर्मी एक बार अंदर की तरफ आके फिर उसके बाद वो अलग बात है कि जहां पे आपके पास इनलाही ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा था, प्रपोज किया था, उस टेरेन के अंदर जो है चली जाती है। और चाइना ने साफ साफ इसके साथ ये जाहिर किया कि हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इंडिया की जो है वो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार थी ये। उस वक्त हम क्या बात कर रहे थे कि हम डैम बनाएंगे, थर्ड पोल जो है वो बनाएंगे हम लोग, और हमारा ही नेबर जो है जिसको हम एक बहुत अच्छा अलाई मानते थे, वही जो है वो हमें ऐसा धोखा कर गया। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो अगेन हमारे जान और माल का बहुत नुकसान होता है। चाइना जो है वो ये दिखाता है कि हमारे जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, देखिए कितने जो है वो आपके पास जो लिमिटेड ऑपरेशंस हैं वो कितने स्ट्रांग हैं, हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी का जो रवैया है वो जो है उसको डिमिनिश किया जाता है। और उसी के साथ साथ जो आपके पास जिंगजैंग और तिब्बत का हाईवे है, जो कि चाइना का एक कंट्रोल फैक्टर या फिर आपके पास लाइफलाइन जो है वो माना जाता था, वो जो हाईवे है वो चाइना जो है वो सिक्योर कर पाता है। और नेहरू का यहाँ पे जो आइडियलिज्म था वो पूरी तरह से जो है वो डैमेज हो जाता है। एक ट्रस्ट डेफिशिट जो कि आगे चल के दशकों तक चलता है, वो ट्रस्ट डेफिशिट जो है वो दोनों नेशन सोसाइटीज के अंदर क्रिएट हो जाता है। और आपके पास अगेन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो यहां से बर्थ लेती है। अब बात ये आती है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी क्या है। एम्बिग्युइटी यहां पे भी बहुत ज्यादा है। चाइना के हिसाब से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसकी जो टोटल लेंथ है, इट इज 3488 किलोमीटर। और आपके पास इंडिया के हिसाब से इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपके पास जो है 2000 किलोमीटर की है। जो आपके पास मिडल सेक्टर है उसकी कोई बात नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न सेक्टर एम्बिग्यूटी इट इज ह्यूज। और इसके ऊपर अगेन कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से बेसिकली जब हम देखते हैं कि आर्मीज पेट्रोलिंग करने के लिए जाती हैं, तो आर्मीज जो है छोटा सा अगर पेट्रोल भी होता है, दोनों आर्मीज के अंदर कन्फ्रंटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार जो है वो तनावपूर्ण स्थितियां जो है वो बनती रहती हैं। और बहुत सारे क्रिटिक्स, बहुत सारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस चीज को जो है वो सलामी स्लाइसिंग का नाम भी देते हैं कि चाइना धीरे 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 जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जो है वो आपकी टेरिटरी के अंदर इंट्रूड करता चला जा रहा है। और इस इंट्रूजन की वजह से आपके पास इंडिया की जो सॉवरेनिटी है या फिर जो इंडिया की टेरिटरी है वो खतरे में जो है वो आती चली जा रही है। इसको हम कहते हैं द सलामी स्लाइसिंग। ठीक है, और जब भी आपके पास पेट्रोल्स होते हैं, इंडियन यूनिट्स जो है वो पेट्रोल करने के लिए जाते हैं, तो आपके पास एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एक नया जो है वो कोई साइन बोर्ड जो है वो गड़ा हुआ वहां पे मिलता है। तो यहां पे प्रॉब्लम आ जाती है, ड्यू टू विच आपके पास इस एम्बिग्यूटी की वजह से बार बार जो है वो कन्फ्रंटेशन होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उसके बाद कुछ इंगेजमेंट्स नहीं किए। 1993 से लेके 1996 तक इट वॉज द होल पीरियड ऑफ द एंगेजमेंट्स। हमने जो है वो मैप्स एक्सचेंज किए एक दूसरे के साथ। मिडल सेक्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
लेकिन जैसे ही वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर की बात आती है तो वहां पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। चाइनीज मैप्स और आपके पास इंडियन मैप्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डाइवर्जेंट हैं, बहुत ही ज्यादा डाइवर्जेंट हैं। तो इस वजह से अगेन जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फ्रेमवर्क्स हैं वो भी जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बेसिकली हम देखते हैं कि आपके पास चाइना को एक स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, वो और ज्यादा अंदर की तरफ इंट्रूड करता है। आर्मी के लिए ऑपरेशनल रिस्क्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जब बार बार जो है वो दोनों के प्रति, दोनों के अंदर एक तनावपूर्वक स्थिति जो है वो पैदा होती है, अगेन देयर इज द इरोजन ऑफ ट्रस्ट दैट हैज हैपेंड, बार बार होता है। और ये जो है बार बार हम ये देखते हैं कि डोकलाम क्राइसिस जो है वो आए, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो गलवान वैली के अंदर क्राइसिस आते हैं, और अभी फिलहाल के दौर में भी हम जो है वो देखते हैं कि तनाव पूर्वक स्थिति जो है वो दाप्संग के अंदर चल रही है, डेमचोंग के अंदर चल रही है, और आपके पास पेंगोंग सो के अंदर भी जो है वो ये तनाव पूर्वक स्थिति जो है वो चल रही है, कि इधर से इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उधर से जो है वो चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करता है। एंड वी हैव मेनी एग्रीमेंट्स, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट जो है वो आपके पास ज्यादा कारगर नहीं साबित हुआ। सबसे पहले बात आती है बैप्टा की, ठीक है, तो बप्टा की अगर बात की जाए 1993 के अंदर इसको जो है वो फॉर्मलाइज किया जाता है। तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली ये बात हुई कि हम जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को रिस्पेक्ट करेंगे, मिलिट्री का प्रेजेंस धीरे धीरे जो है वो कम किया जाएगा, और इन दी बातचीत से जो है वो किसी भी मामले का जो है वो हल निकाला जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड, अब किस एलएसी की रिस्पेक्ट करेंगे आप, वहां पे ही एम्बिग्यूटी है। चाइना की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो डिफरेंट है, इंडिया की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो डिफरेंट है। तो वो कहते हैं कि हम अपने वाली रिस्पेक्ट करेंगे, आप पीछे हट जाइए, हम कहते हैं कि आप लोग इंट्रूड कर गए हो, अंदर की तरफ आ गए हो, आप पीछे हट जाइए। तो यहां पे प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद जो है वो अगेन जो हमने बात की सीबीएम्स की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म्स की, तो जब सीबीएम्स की बात आती है तो वही प्रॉब्लम वहां पे भी आ जाती है। अब सीबीएम्स के अंदर हमने क्या कहा कि आपके पास कोई फायर आर्म जो है वहां पे अलाउड नहीं है 2 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है, लेकिन फायर आर्म तो अलाउड नहीं है, लेकिन एलएसी के अंदर एम्बिग्यूटी इतनी ज्यादा है दैट इवेंचुअली वहां पे अगर हम 2 किलोमीटर की बात ना करके 10 किलोमीटर की भी बात कर दें तब भी जो है वो क्लैशेस होंगे। तो हम ये देखते हैं कि बेसिकली फेस टू फेस एंगेजमेंट की वजह से जो है वो हम ये देखते हैं कि हैंड टू हैंड जो आपके पास नॉन लीथल कन्फ्रंटेशंस हैं वो जो है वो बढ़ जाती हैं। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं दैट 2012 के अंदर भी बावजूद ये सब कुछ हो रहा है, हमने वर्किंग मैकेनिज्म्स बनाने की कोशिश की कि डिप्लोमैट्स जो है वो आपस में बातें करेंगे, लेकिन दिक्कत वही आ जाती है कि आपके पास चाइना जो है वो बार बार अपना रवैया सही नहीं करता है, बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जो है वो हमारी टेरिटरी के अंदर इंट्रूड करने की कोशिश करता है। तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि गलवान वैली के अंदर जो हमारे टकराव हुए उसके बाद हमने इसको भी बंद कर दिया है, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है इन सारी चीजों का, इसके अंदर एनर्जी जाने का कोई मतलब ही नहीं रहता है जब एक तरफ जो है वो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ही नहीं रोक पा रहे हो। तो कैसे डिप्लोमेट्स हुए भैया आप, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आजकल के जो जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट है उससे भी इसका जो है वो तुलना करें तो आपके पास अगेन जो एक स्ट्रक्चरल मिसट्रस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। अगर चाइना के पर्सपेक्टिव से भारत को देखा जाए तो चाइना कहता है कि भारत जो है वो बेसिकली यूएसए का अलाई है, और क्वाड के जरिए जो है वो अगेन इट वांट्स टू क्रिएट डोमिनेंस इन एशिया, जो कि बात सही भी है, ठीक है। और बट ऑन दी अदर हैंड हम जो है वो ऐसा नहीं देखते हैं कि एशिया जो है या फिर आपके पास वर्ल्ड जो है वो आपके पास यूनिपोलर है।
या कि हमारे अराउंड जो है वो घूमेगा, हम वर्ल्ड को मल्टीपोलर मानते हैं। लेकिन चाइना का जो रवैया है वो अगेन यूनिपोलर वाला है कि हमारे अराउंड हमारा ही एक डोमिनेंस रहना चाहिए। तो बेसिकली बार बार हम ये देखते हैं कि चाइना जो है वो इंडिया को इस तरह से थ्रेटन करता है, इंडिया की सॉवरेनिटी को थ्रेटन करता है, पोक करता है बार बार। ठीक है, सो वी विल सी कि आपके पास ये बार बार पोक करेगा, क्यों करेगा, आगे चल के देखते हैं। अब इसके अंदर एक पाकिस्तान का फैक्टर भी आ जाता है। पाकिस्तान का फैक्टर क्यों आ जाता है? बिकॉज ऑफ द सी पैक। अब जो सी पैक का समझौता है वो आपके पास जो है वो अगेन पीओके के थ्रू जो है वो होके जाता है। और इंडिया का पर्सपेक्टिव बड़ा साफ है कि अगर आपके पास ये जो आपके पास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, अगर ये पीओके के थ्रू आता है, पीओके के थ्रू होके जाता है, तो ये सीधा सीधा जो है वो भारत की सॉवरेनिटी का उल्लंघन है। और ये बेसिकली एक लिजिटिमाइजेशन देगा कि पाकिस्तान का जो वहां पे अवैध कब्जा हो रखा है वो जो है वो आपके पास चाइना उस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है। इसी के साथ साथ चाइना का एक फिजिकल प्रेजेंस भी जो है वो कश्मीर के अंदर होगा, जो कि अगेन कश्मीर की सिचुएशन को और ज्यादा कंप्लेक्स कर देगा। एंड अगर आपके पास ये जो सी पैक का इंपैक्ट होगा तो आपके पास अगेन हम ये देखेंगे कि चाइना जो है वो आपके पास दूसरी ओर से भी जो है वो भारत को, वेस्टर्न सेक्टर से भी जो है वो भारत को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, वहां से भी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो पर्ल एंड स्ट्रिंग पॉलिसी जो है वो यहां पे भी आ जाएगी। ठीक है, और बार बार जो है वो अगेन क्वाड और इंडो पैसिफिक फ्रंट से अगर हम जो है इस चीज को देखें तो अगेन चाइना कहता है कि भारत जो है वो क्वाड के साथ समझौते में रहेगा। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये जो है वो तीनों, ये जो चारों सेक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि हम लोग जो है वो इंडो पैसिफिक को कंट्रोल करें। तो चाइना इस चीज को बार बार बैलेंस आउट करने के लिए क्या करता है कि भारत को पोक करता है इन दी वेस्टर्न सेक्टर एज वेल एज द ईस्टर्न सेक्टर। बार बार लैंड की जो बाउंड्री है उसके ऊपर पोक करता रहेगा, जिसकी वजह से आपके पास जो है ये देखने को मिलेगा कि आपके पास इंडिया को अपने मिलिट्री रिसोर्सेज जो है वो नेवल पावर से हटा के लैंड मिलिट्री के ऊपर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर जो है वो अपने रिसोर्सेज को लाने होंगे। और चाइना को यह बात जो है बखूबी पता है कि जो भारत के रिसोर्सेज हैं वो आपके पास लिमिटेड है। अगर नेवी के ऊपर लगा दिया तो हम अगेन वी कैन क्रिएट द सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। वहां पे हो सकता है क्वाड का इंपैक्ट हो सकता है, और इस चीज को बार बार जो है वो बैलेंस आउट किया जाएगा बाय पोकिंग अस इन द वेस्टर्न सेक्टर एज वेल एज इन द ईस्टर्न सेक्टर्स, ताकि हम बार बार अपने रिसोर्सेज को लगाएं वहां पे, अपनी मिलिट्री को वहां पे शिफ्ट करें, रिसोर्सेज वहां पे जो खर्चा है वो हमारा हो, हमारा जो ध्यान है वो भटके। और इस तरह से इन चीजों को, कन्फ्रंट्रेशंस को, पहले जो है वो चाइना इन चीजों को अलग नजरिए से देखता था, अब जो है वो इसको स्ट्रेटेजिक नजरिए से जो है वो देख रहा है। और इस वजह से एक इंफ्रास्ट्रक्चरल रेस जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में शुरू हो गई है। अगर वो जो है वो आपके पास G29 जैसी रोड्स जो है वो बना रहे हैं, उनको मेंटेन कर रहे हैं, तो हम भी जो है वो आपके पास ICBR प्रोजेक्ट के नीचे जो है वो अगेन लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जो है वो पुश दे रहे हैं। 2020 के बाद ये चीज़ें और ज़्यादा जो है वो गहरी हो गई हैं। फिर उसके बाद टनल एंड ब्रिजेस के अंदर वी हैव मेड दी सेला जोजिला टनल्स, जिसके साथ कि आपके पास ऑल वेदर लॉजिस्टिक्स जो है वो और ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। उसी के साथ साथ अगर हम एयर बेसिस की बात करें तो अगेन हमने जो है वो आपके पास 1962 वाले जो आपके पास एयर बेसिस हैं उनको दोबारा फिर से जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया है इन दी नेफा एज वेल एज इन दी लद्दाख। उसी के साथ साथ अगर आपके पास जोकोंग विलेजेस जैसे जो इनेक्टमेंट्स हैं वो कर रहा है, तो हम भी जो है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है वो लेके आए हैं, ताकि आपके पास अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगेन विलेज लेवल के ऊपर डेवलपमेंट हो।
और उसी के साथ साथ अगर रेल कनेक्टिविटी वहां पे जो है वो आपके पास चाइना बना रहा है, तो हम भी जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दोनों कंट्रीज के बीच में एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेस जो है वो जारी हो चुकी है। ठीक है। और अगेन एक तरफ से हम देखते हैं कि पाकिस्तान का एंगल भी है, ठीक है, मिलिट्री डोमिनेंस का एंगल भी है, स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का एंगल है, एक आपके पास हिस्ट्री है जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है, ज्योग्राफी का एंगल है, और उसी के साथ साथ देयर इज एंगल ऑफ द पॉपुलिज्म। इंडिया के अंदर जब भी ये मुद्दा आता है तो मीडिया के अंदर जो डिबेट्स होती हैं उनके अंदर जिंगोइज्म जो है वो अलग ही लेवल का होता है, और बार बार जो है वो गलवान वैली के बारे में बात की जाती है, बार बार जो है वो 1962 के ट्रॉमास के बारे में बात की जाती है, जिसकी वजह से अगेन एक इमोशनल बैकग्राउंड जो है वो दे दिया जाता है टॉक्स को। एंड इन दिस केस ऑफ द पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स, आपके पास जो भारत का रवैया है जो कि होना भी चाहिए वो जो है वो अग्रेसिव होता है। ऑन दी अदर हैंड चाइना जो है बार बार जो है वो इस चीज को कहता है दैट जो पिछला भारत ने हमारे साथ किया दैट वाज द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, वैसी बात की जाती है। भारत को एक बार बार एग्रेसर की तरह जो है वो पेश किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो चाइना का रवैया है वो अगेन बहुत ही ज्यादा जो है वो अग्रेसिव निकल के सामने आता है, जिसकी वजह से अगेन जो अगर टॉक्स की बात की जाए तो टॉक्स जो हैं वो किसी न्यूट्रल ग्राउंड के ऊपर पहुंचते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है। सो इस वजह से जो आपके पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, अपनी ज्योग्राफिकल एम्बिग्यूटी के कारण, इतने बड़े जो ट्रस्ट डेफिशिएट हमारा पैदा हुआ है हिस्ट्री की वजह से, उसके कारण, उसके बाद जो हमने एक क्लैशेस वाला अपना जो है वो लिगेसी बना रखा है, उसके कारण, जिस तरह से हम जो है वो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से दोनों देश इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश कर रहे हैं, उसके कारण, और फिर उसके बाद जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो पाकिस्तान के इशारे के ऊपर हम कह सकते हैं कि चल रहा है, उसके कारण जो चीजें हैं वो बनती पर्याप्त नहीं दिख रही हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।